हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि ज्योमेट्री के सफर में आज हमारा 16वां लेक्चर है। ठीक है। कल हमने टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल देखे थे। टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा था। ठीक। आज हम देखेंगे एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उससे क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रायंगल को दो बेसिस पर बांटा गया है। एक तो साइड के बेसिस पर और एक एंगल के बेसिस पर। ठीक है। साइड के बेसिस पर एक होता है विषम बाहु स्केलन ट्रायंगल, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल समबाहु। और एंगल के बेसिस पर क्या क्या होते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब वह एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं या अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यदि मैं आपको त्रिभुज की तीनों साइड देके रखो, जैसे एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज की तीनों साइड मतलब ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी है। ये आपको देख के रखे और आपसे पूछे कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, कौन सा मतलब एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, राइट एंगल होगा, इन तीनों में से ये कौन सा ट्रायंगल होगा। ठीक है। तो हमको पता है कि एक्यूट, ऑब्ट्यूस और जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो एंगल के बेसिस पर डिवाइड किए जाते हैं, वो एंगल के बेसिस पर डिवाइड किए जाते हैं। लेकिन अब आपको साइड दे के रखा है, साइड दे के आपसे पूछा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते समझो। सबसे पहले आपको तीनों साइड में से पता करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। सबसे पहले ट्रायंगल के तीनों साइड में से आपको पता करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। जैसे मैंने इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड किसको मानी? सी माना। ठीक है। सबसे बड़ा साइड किसको माना? सी माना। तो ये कंडीशन को याद रखिए। ठीक है। इस कंडीशन को मैं प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे हुआ ये। जैसे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सी। इसको माना है मैंने। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो, दो भुजा के वर्गों का योग यदि बड़ी भुजा के वर्गों से बड़ा हो तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल कौन सा होगा आपका? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि दो भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर हो, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। यदि दो भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो, बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो कभी भी साइड दे के रखे और आपसे पूछे एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ये तीन कंडीशन के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ट्रायंगल ये है। ठीक है। मतलब दो वर्गों का दो भुजा के वर्गों का योग यदि तीसरे भुजा के वर्ग मतलब बड़ी भुजा के वर्ग से यदि बड़ा है तो वो एक्यूट होगा, छोटा है तो ऑब्ट्यूस होगा, बराबर है तो राइट एंगल होगा। अब ये कंडीशन कैसे आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है। इसकी तीन साइड है ए, बी और सी। ठीक है। माना कि सी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। सी आपने क्या माना? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। जैसे कि पहले मैंने आपको कोसाइन रूल पढ़ाया था, तो कोसाइन रूल क्या होता है? जैसे आपको साइन सी निकालना है तो साइन सॉरी कॉस सी निकालना है तो कॉस सी के सामने, एंगल सी के सामने वाली भुजा कौन सी है? सी। तो सी का स्क्वायर माइनस कर दो, बाकी दोनों को स्क्वायर को जोड़ दो, अपॉन में 2ab। ठीक। सिमिलरली यदि बी निकालना है, कॉस बी निकालना है तो बी के सामने वाली साइड कौन सी? बी। तो बी का स्क्वायर माइनस कर दो, बाकी दोनों को स्क्वायर प्लस अपॉन में ट्वाइस ऑफ दिस। सिमिलरली आप कॉस ए भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये कोसाइन रूल हमने पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इस कोसाइन रूल के बेसिस पर ही हम पता करेंगे कि एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल कैसे होता है। साइड के यदि साइड गिवन हो तो ये एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल हम कैसे बताते हैं। ठीक है। अब एक थोड़ा टिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। टिग्नोमेट्री में आपने क्वाड्रेंट सुना होगा, क्वाड्रेंट आपको बताया भी था। चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब लेस देन 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब लेस देन 90 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है। आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होता है। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है
थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ऑल प्लस मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सारे क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होगा माइनस। कॉस का लिए लिया क्योंकि मैंने कोसाइन रूल से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लिया, तो मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा माइनस होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब लेस देन 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि जो आपका एंगल सी है वो 90 डिग्री से छोटा है, और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा मतलब न्यून कोण एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण एक्यूट एंगल होगा। 90 डिग्री से छोटा मतलब क्या होगा, ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, मतलब cos सी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। फिर से बता रहा हूँ, आपने क्या कंडीशन लिया, आपने ये कंडीशन लिया कि एंगल सी इज लेस देन द 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब वो क्या हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। और इसको यदि क्वाड्रेंट के रूप में देखें तो इस केस में cos थीटा क्या होता है पॉजिटिव, लेस देन 90 डिग्री में cos थीटा क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। cos थीटा क्या हो गया आपका पॉजिटिव, मतलब cos सी आपका क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब जीरो से बड़ा होना, कोई भी चीज पॉजिटिव होती है इसका मतलब क्या होता है जीरो से वो चीज बड़ी है, तो इट इज ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब cos सी की वैल्यू जीरो से बड़ी है। cos सी पॉजिटिव है इसका मतलब cos सी की वैल्यू जीरो से बड़ा है। cos सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2ab जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ग्रेटर देन के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इससे आप प्रूफ कर दिया आपने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन द सी स्क्वायर, जहां सी क्या है आपकी सबसे बड़ी साइड, इट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हुआ क्लियर। देखिए और एक बार इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ ऑब्ट्यूज के लिए। ऑब्ट्यूज के लिए क्या माना मैंने कि आपका जो एंगल सी है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से ज्यादा मतलब कौन सा होता है अधिक कोण होता है, और क्वाड्रेंट की भाषा में 90 डिग्री से ज्यादा मतलब cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, cos की वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक है। cos सी की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब होता है जीरो से छोटा, पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा और नेगेटिव का मतलब होता है जीरो से छोटा। तो cos सी की वैल्यू क्या होगी जीरो से छोटी होगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab जीरो हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन के लेस देन के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या प्रूव कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन द सी स्क्वायर, किस केस में ऑब्ट्यूज के केस में, किस केस में ऑब्ट्यूज के केस में, अधिक कोण के केस में, ठीक है। कि दो भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों से छोटा होता है, और एक्यूट में क्या था दो भुजा के वर्गों का योग बड़े भुजा के वर्ग से बड़ा होता है। ये दो चीज आप समझ गए, एक बार आपने लेस देन 90 लिया, एक बार आपने ग्रेटर देन 90 लिया, एक बार आप इक्वल टू 90 लोगे, क्या लोगे इक्वल टू 90 लोगे। इक्वल टू 90 लोगे मतलब वो एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, वो क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस से ही पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। मतलब बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम आज प्रूफ करके देखते हैं। देखो आपने क्या लिया, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, दोनों तरफ कॉस लोगे तो कॉस सी बराबर कॉस 90, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, और आपकी कॉस सी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab जीरो के हो जाएगा, और ये माइनस सी स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आप प्रूफ करके बता सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है, किस केस में राइट एंगल के केस में, समकोण त्रिभुज के केस में। और आपने आज पाइथागोरस भी प्रूफ कर दिया कि कर्ण का वर्ग लंब प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको साइड दे के रखे और आपसे पूछे एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा कि राइट एंगल होगा, तो आप इस तीन कंडीशन के बेसिस पर उसको बता सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे आपको त्रिभुज की साइड दे के रखी है 4 5 6, ठीक है 4 5 6। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप इसमें से बड़ी भुजा ढूंढो, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 16 और 25 को जोड़ोगे, ठीक है। तो 16 और 25 कितने हो गए 41, 16 और 25 कितने हो गए 41, और ये कितना है 3 3 का 36, ये 36। अब 36 बड़ा है कि 41 बड़ा है, 41 बड़ा है, 41 बड़ा है मतलब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है किससे
सी स्क्वायर से। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होता है सी स्क्वायर से, तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ये कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप बोल सकते हो 4 5 6 से बना ट्रायंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यूनकोण त्रिभुज। और एक देखिए, जैसे आपको तीन साइड देके रखी है 5 9 13, ठीक है, 5 9 13, और आपसे पूछा है कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा या राइट एंगल होगा। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बड़ी भुजा ढूंढोगे। तो बड़ी भुजा कौन सी है? 13। 13 मतलब सी का स्क्वायर मतलब 169, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 81, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 106, और ये हो गया 169। अब आप मेरे को बताओ 106 बड़ा होता है कि 169 बड़ा होता है? 169 बड़ा होता है। मतलब आपका सी स्क्वायर बड़ा है किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सी स्क्वायर बड़ा है किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो आप इस कंडीशन के बेसिस पर बोल सकते हो कि 5 9 13 से बना ट्रायंगल कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन कैसा आया था एग्जाम में, एसएससी सीजीएल टायर 1 में। इफ द टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 21 डिग्री एंड 38 डिग्री, देन द ट्रायंगल इज। मतलब यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 21 डिग्री तथा 38 डिग्री है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 21 डिग्री और 38 डिग्री है, तो तब त्रिभुज कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे? देखो, एक एंगल देके रखा है 21 डिग्री, सेकेंड एंगल देके रखा है 38 डिग्री। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यदि मैं आपसे थर्ड एंगल पूछूं तो क्या करोगे? अब 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर दोगे। अब 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर दोगे। ये दोनों एंगल को आपने जोड़ा तो कितना है? 59। 180 में से 59 गया तो 121। ठीक है, 121। अब ये देखिए 121 कौन सा ट्रायंगल है? 121 कौन सा ट्रायंगल है? 121 इट इज ए ऑब्ट्यूज एंगल। 121 इट इज ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वो कौन सा त्रिभुज होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following cannot be the ratio of a angle in a right angle triangle? ठीक है, नीचे दिए गए अनुपातों में से कौन सा अनुपात एक त्रिभुज के, एक त्रिभुज मतलब एक समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात नहीं होता? नीचे दिए गए अनुपातों में से कौन सा अनुपात एक समकोण, यहाँ समकोण लिख लेना, एक समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात नहीं होता? ठीक है, तो देखिए 1 2 3 देके रखा है, एक रेशो 2, 1:3:6, और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? नन ऑफ दिस। ठीक है, ये कैट 1993 में आया। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक को 90 डिग्री को होगा और बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा? वो 90 के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक को 90 डिग्री होगा, तो रिमेनिंग दो जो एंगल बचेंगे, जो रिमेनिंग दो बचे हुए एंगल बचेंगे, उनका योग किसके बराबर होगा? वो भी 90 के बराबर होगा, वो भी 90 के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हो कि सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, मतलब दो एंगल का जोड़ तीसरे एंगल के बराबर होगा। आपने क्या प्रूव किया? देखिए फिर से बता रहा हूँ, एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री। तो आपसे मैं यदि पूछूं कि बचे हुए दोनों एंगल का योग किसके बराबर होगा, तो आप मेरे को बोलोगे 90 के बराबर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के दोनों तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। मतलब आप कह सकते हो कि सम ऑफ द फर्स्ट टू एंगल, ठीक है, मतलब दो एंगल का योग तीसरे एंगल के बराबर होगा। ठीक है, दो एंगल, समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया, फर्स्ट ऑप्शन में 1 2 3 है, तो मैंने 1 और 2 को जोड़ा तो ये 3 के बराबर आया। 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। और थर्ड एंगल कौन सा है इसका? 3, तो 3 बराबर 3 आया, मतलब दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, किन्हीं भी दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। दो कोण मैंने जोड़ा, 1 और 2 जोड़ा तो किसके बराबर आया? 3 के बराबर। दिस इज द राइट एंगल। सेकंड ऑप्शन लिया 1:1:2, 1:1:2 में 1 और 1 को जोड़ा तो किसके बराबर आया? 2 के बराबर। मतलब दो एंगल का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो ये भी आपका राइट एंगल हो गया। ठीक है, फोर
थर्ड ऑप्शन लिया 136। अब 136 में 1 और 3 को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। 4 इज इक्वल टू द 6 है क्या, 4 6 के बराबर है क्या, नहीं है। मतलब ये वाला ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल का रेशो नहीं है, ये वाला जो रेशो गिवन है वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल का रेशो नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डायरेक्ट एंगल ऑप्शन 3, ठीक है, कैन नॉट बी रेशो द रेशो ऑफ अ एंगल इन अ 90 डिग्री ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। क्लियर है। चल, अब ऑब्ट्यूज एंगल में आपको बताया था मैंने कि, सॉरी, एक्यूट एंगल में आपको बताया था मैंने कि एक्यूट एंगल में ऑल फोर सेंटर लाई इनसाइड अ ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल में मैंने आपको अच्छे से बताया कि जितने भी सेंटर होते हैं, चाहे वो सेंट्रॉइड हो, जितने भी सेंटर मतलब फोर सेंटर होते हैं ट्रायंगल में, तो सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये चारों सेंटर एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर ही होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर ही होते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और फोर सेंटर लाई इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये चारों सेंटर त्रिभुज के कहाँ होंगे, अंदर होंगे। ठीक है, सेम यही वाली बात हम यदि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में करें। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन था। जैसे एबीसी इज ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एबीसी क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है। AB इज अ बेस, ठीक है, AB क्या है, आधार है, एंड इक्वल टू द 8 सेंटीमीटर। AB की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। CD इज अ एल्टीट्यूड ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर। CD क्या है, एक लंबाई है, ऊंचाई है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ BC, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ अ BC एंड AD, BC एंड AD। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम बनाया, एक ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, ABC में AB को क्या माना अपन ने, बेस माना। CD, तो C से एक परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, C से एक परपेंडिकुलर खींचा CD। CD क्या हो जाएगा इसका, एल्टीट्यूड। CD क्या हो जाएगा इसका, एल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखिए CD क्या हो गया इसका, एल्टीट्यूड। आपको किसकी डिस्टेंस बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ अ BC एंड AD। तो ये BC का, सॉरी, BC, तो BC का मिड पॉइंट मैंने Q माना, BC का मिड पॉइंट मैंने Q माना, और AD का मिड पॉइंट मैंने P माना। तो आपको इस P से Q का डिस्टेंस बताना है, आपको इस P से Q का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि त्रिभुज के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से एक यदि पैरेलल लाइन खींची जाए, त्रिभुज के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से एक यदि पैरेलल लाइन खींची जाए, तो वो सामने वाली साइड के भी मिड पॉइंट पे जाके मिलता है, वो सामने वाले साइड के भी मिड पॉइंट पे जाके मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये क्यू क्या है, BC का मिड पॉइंट, तो क्यू से एक पैरेलल लाइन खींचा, किसके पैरेलल खींचा, AB के पैरेलल खींचा। ऐसा करने से क्या होगा, मुझे AC का मिड पॉइंट मिल जाएगा, AC का मिड पॉइंट वो जाके टच हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो ये जो पैरेलल लाइन खींची, इसकी लंबाई बेस की लंबाई क्या आधी होती है, इसकी जो लंबाई होती है बेस की लंबाई क्या आधी होती है। जैसे हमने वो वाले ट्रायंगल में क्या देखा था, ABC एक ट्रायंगल था, BC के पैरेलल आपने एक लाइन खींचा था। ठीक है, CD, तो CD बराबर क्या था, हाफ ऑफ BC। CD बराबर क्या देखा था आपने, हाफ ऑफ BC। मतलब ये जो आपके पैरेलल लाइन है, इसकी लंबाई कितनी होगी, इस बेस की आधी। तो बेस की लंबाई कितनी देख रखी है आपको, 8, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, Q इसका एक मिड पॉइंट है, Q का मिड पॉइंट, BC का है मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट Q है, तो Q से एक पैरेलल लाइन खींचा मैंने, जो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट में जाके मिलेगा। ठीक है, ये जो लाइन मिली, इसकी लंबाई इस भुजा की लंबाई की आधी होगी, ये मैं पहले से बता के चुका हूँ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पैरेलल लाइन होती है उसकी लंबाई बेस के लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। तो ये इसकी लंबाई कितनी देखे रखी है, 8, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 4। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 4। अब आप ट्रायंगल ACD देखो, अब आप ट्रायंगल ACD देखो, ACD में PB AD का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट ये है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों मिड पॉइंट को मिला दिया, तो दोनों मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, और ये वाली लाइन कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, मतलब ये वाली लाइन भी 90 डिग्री पर होगी। ये जो आपने लाइन ड्रॉ करा ग्रीन कलर से, ये वाली लाइन भी कितने पे होगी, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि आपका CD परपेंडिकुलर है, ये यदि परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने इन दोनों मिड पॉइंट को मिला दिया।
अब इस मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, इस सी डी की लंबाई क्या आधी होगी, इस सी डी की लंबाई क्या आधी होगी, क्योंकि बेस की आधी होती है। ठीक है, आपने कौन सा ट्रायंगल लिया अभी, ए सी बी में आपने इस मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट को मिला दिया, तो ये जो लाइन बनी ये लाइन इस सी डी के पैरेलल होगी। तो इस लाइन की लंबाई क्या होगी, सी डी की लंबाई की आधी। तो सी डी की लंबाई आपको कितना देके रखा है, 6, तो 6 का आधा हो गया 3। ठीक है, और ये एंगल आपको राइट एंगल क्यों मिला, क्योंकि सी डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। सी डी आपका क्या है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। तो आप ध्यान से देखोगे ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसकी दो साइड 3 और 4 देके रखी है, और आपसे ये वाली साइड पूछी, मतलब हाइपोटेनस पूछा है, तो आपको आसानी से पता है ट्रिपल एट से आप निकाल सकते हो कि 3 4, ये वाली साइड कितनी होगी 5, ये वाली साइड कितनी होगी 5। क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें हमेशा ट्रिपल एट यूज कर सकते हो कि इसका आधा देखिए, 6 का आधा 3, और यहाँ पर 4 का आधा 8 का आधा 4, तो 3 और 4 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनता है, 5, तो 5 उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या फिर एक प्रॉपर्टी देखो ऑब्ट्यूज एंगल की। जैसा आपको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल में सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सर्कल के बाहर होते हैं। 4 सेंटर होते, 4 सेंटर में से चारों सेंटर एक्यूट एंगल में क्या होते हैं, अंदर होते, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर कहाँ होते, बाहर होते। सरकम सेंटर कैसे निकालते, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मतलब मैंने बीसी में एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, सीए में एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, और ए बी में एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सरकम सेंटर या परिकेंद्र। ठीक है, सेम इसी तरीके से ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। ठीक है, तो एक चीज देखिए, ये बी पॉइंट है, ये शीर्ष कौन सा है, बी है। अब बी से मैं सामने वाली भुजा कौन सी है, इसकी बी सी, तो बी से मैं ऐसे तो लंब डाल नहीं सकता हूँ, बी से मैं ऐसे तो लंब डाल नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, इस एसी को पीछे की ओर बढ़ाया, तब जाके बीसी पर लंब डाला। तो बीसी पर लंब डाला, एसी पर लंब डाला, तो ये एसी को, एसी पर लंब मैंने डाला, इस लंब को मैंने आगे की ओर बढ़ाया। सेम इसी तरीके से यदि मैं आपसे बोलूं कि ये ए से बीसी भुजा पर लंब डालो, ए से बीसी भुजा पर लंब डालो, तो ए से बीसी भुजा पर लंब ऐसे तो डाल नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, इस बीसी को पीछे की ओर बढ़ाओगे, तब जाके आप ए से बीसी पर लंब डाल सकते हो। ठीक है, और इस लंब को भी मैंने आगे की ओर बढ़ाया। ठीक, सेम इसी तरीके से सी से सामने वाली भुजा मतलब ए बी पर लंब डाला। ठीक, अब ये लंब कहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसको इंटरसेक्शन करने के लिए इस परपेंडिकुलर को मैंने पीछे की ओर बढ़ाया, और तीनों परपेंडिकुलर जिस एंगल पे आके मिलते हैं, जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं, एंगल नहीं पॉइंट पे आके मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। अब दो चीजें याद रखोगे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर, परिकेंद्र के, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों कहाँ होते हैं, सर्कल के बाहर होते हैं, और बचे वो दो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड, ये दोनों कहाँ होते हैं, इनसाइड द ट्रायंगल, ये दोनों कहाँ होते हैं, इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आता है कि सरकम सेंटर कहाँ पर स्थित होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ पर स्थित होता है। ये जो सरकम सेंटर रहता है नियर टू द बिगेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा के पास। जैसे ये आप देख रहे हो कि ये वाला जो ट्रायंगल है एबीसी, जो ट्रायंगल है, ए बी सबसे बड़ी भुजा है, ए बी सबसे बड़ी भुजा है, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उसमें सरकम सेंटर कहाँ स्थित होगा, नियर टू द बिगेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा के पास में। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा के पास में। क्लियर है। उसके बाद देखो, यदि आपसे पूछे कि ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल में कहाँ स्थित होता है, आपसे पूछे कि ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ स्थित होता है, तो आप क्या बोलोगे, नियर टू द बिगेस्ट एंगल। ठीक है, ये सी सबसे बड़ा कोण है, अधिक कोण है ना सबसे बड़ा, तभी तो ऑब्ट्यूज एंगल बना, तो सी सबसे बड़ा एंगल है आपका इस ट्रायंगल का। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ स्थित होता है, नियर टू द बिगेस्ट एंगल, सबसे बड़े कोण के पास, और सरकम सेंटर कहाँ होता है, नियर टू द बिगेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा के पास। क्लियर है। और बाकी दोनों सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या कहाँ होते हैं, इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर ही होते हैं। क्लियर हुआ।
देखिए एक क्वेश्चन देखो ऑब्ट्यूज एंगल पर। इन अ ट्रायंगल ABC, C इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एक ट्रायंगल ABC है जहां C पे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। C मतलब कोण C जो है वो ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा है मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया, अधिक कोण त्रिभुज बन गया। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल A and the B meet BC and AC produce at D and E respectively if AB बराबर AD बराबर BE फाइंड द एंगल ACB। फाइंड द एंगल आपसे पूछा ACB। देखो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कोण C ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कोण C की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब वो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब ए और बी का एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण का समद्विभाजक, बाह्य कोण का समद्विभाजक को बीसी भुजा और एसी भुजा को बढ़ाने पर, बीसी भुजा और एसी भुजा को बढ़ाने पर डी और ई बिंदु पर मिलता है, डी और ई बिंदु पर मिलता है। ठीक है, यदि ए बी बराबर ए डी बराबर बीई है तो समझो क्या है। सबसे पहले आपने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जहां पर सी पर आपका क्या है, ऑब्ट्यूज है। मतलब ये जो सी वाला एंगल है ये 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपने इसको 90 डिग्री से बड़ा बना दिया। ठीक है, यहाँ पर ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, यहाँ तक आ गया। उसके बाद बोला आपको एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए एंड बी। ए का एंगल बाइसेक्टर ये रहा, ए का एंगल बाइसेक्टर ये रहा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और ये बी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये रहा। ठीक है, मीट बी सी। ठीक है, बी सी को पीछे की ओर, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना होता है, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना होता है। तो जब बीसी को पीछे बढ़ाओगे, बीसी को जब बढ़ाया गया तो ए का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है बीसी, बीसी पर डी बिंदु पर मिलता है, बीसी पर डी बिंदु पर मिलता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से एंगल बी का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है एसी भुजा को बढ़ाने पर बिंदु ई पर मिलता है, एसी भुजा को बढ़ाने पर बिंदु ई पर मिलता है। क्लियर हो गया, बिंदु ई पर मिलता है, ये वो बोलना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, ए बी। ए बी किसके बराबर है, ए डी। ये जो आपको जो डबल डैश दिख रहे हैं वो डबल डैश का मतलब ये वाली भुजा बराबर है। जैसे आपसे बोला ए बी बराबर है किसके, ए डी बराबर है किसके, बीई आएगा, यहाँ पर है बीई, बीई के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा, आप इसको बिना देखे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा सकते हो। पहले बेसिक समझो कैसे करोगे। जैसे आपको दिखा कि ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में यदि देखोगे कौन सा, ए डी बी, ए डी और बी, ए डी बी में दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है मतलब उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि एक त्रिभुज के यदि दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने इसको अल्फा माना तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसको अल्फा माना तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल, सम ऑफ द टू इंटरनल अपोजिट एंगल। ठीक है, सम ऑफ द टू इंटरनल अपोजिट एंगल। यदि मैं ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल ए डी बी में ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल के योग के बराबर, अल्फा प्लस अल्फा के बराबर। ये कितना हो गया, टू अल्फा। ये कितना हो गया, टू अल्फा। आपको पता है ये वाली लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये वाली लाइन का एंगल बाइसेक्टर। मतलब यदि ये टू अल्फा है तो ये भी कितना होगा, टू अल्फा। ये टू अल्फा है तो ये भी कितना होगा, टू अल्फा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप ट्रायंगल देखो ए डी सी, ट्रायंगल एडीसी में दी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब आंतरिक, विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे मैं ट्रायंगल यदि ए डी सी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं सी पर, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर। तो टू अल्फा और ये अल्फा किसके बराबर हो गया, थ्री अल्फा। टू अल्फा और अल्फा किसके बराबर हो गया,
3 अल्फा के बराबर, मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप ये वाला एंगल कितना बोल सकते हो, 3 अल्फा के बराबर है। क्लियर है? अब आप ट्रायंगल देखो, ए बी और ई। ए बी ई में दो भुजा बराबर है, एक ए बी बराबर है बी के, तो ए बी के सामने वाला कोण और बी के सामने वाला कोण भी बराबर होगा, तो मैंने इसको बीटा माना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, बीटा होगा। फिर वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना होगा, 2 बीटा। कैसे? बीटा प्लस बीटा बराबर 2 बीटा, किसके बराबर होता है, सम ऑफ द टू इंटीरियर, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर, ये 2 बीटा होगा। अब आपको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, मतलब यदि ये 2 बीटा है तो ये भी कितना होगा, 2 बीटा होगा। ये 2 बीटा है तो ये भी कितना होगा, 2 बीटा होगा। अब आप देखो ट्रायंगल ई बी सी, ट्रायंगल ई बी सी में, ई बी सी में ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये होगा। अब इसके बेसिस पर इसका यदि एक्सटीरियर एंगल पूछो तो क्या बोलोगे आप, बीटा प्लस 2 बीटा, बीटा प्लस 2 बीटा मतलब 3 बीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 अल्फा, मतलब 3 अल्फा किसके बराबर हो गया, 3 बीटा के बराबर हो गया। 3 अल्फा किसके बराबर हो गया, 3 बीटा के बराबर। ठीक है, मतलब आपका अल्फा किसके बराबर हो गया, बीटा के बराबर। आपका अल्फा किसके बराबर हो गया, बीटा के बराबर। अब आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, उसमें आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, या अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका अल्फा बराबर क्या आ गया, बीटा आ गया। तो मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, ए सी बी। ए सी बी में इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी लगाया, ये बीटा है तो इसको मैंने अल्फा माना, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा, तो कितना हो गया, 5 अल्फा। तो 5 अल्फा किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 36 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। आपसे कौन सा एंगल पूछा था, एसीबी। एसीबी मतलब 3 अल्फा। 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 108। 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 108। देखिए इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे करते हैं, कभी भी आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन ना हो, कभी भी आपको यदि क्वेश्चन में एंगल गिवन ना हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर 36 के मल्टीपल में ही होगा। बात सुनना, फिर से बता रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन में यदि एंगल गिवन ना हो, जैसे इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई सा भी एंगल गिवन है क्या, नहीं है, लेकिन यदि कभी उसने बोल दिया कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री आपको गिवन है, उस केस में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में कोई सा भी एंगल गिवन ना हो, ठीक है, कोई सा भी एंगल गिवन ना हो, और उस केस में आपसे यदि एंगल पूछे, तो वो एंगल हमेशा 36 के मल्टीपल में ही होगा, 36 के मल्टीपल में ही होगा। देखो कैसे, जैसे आपने अल्फा का मान कितना निकाला, 36, और बाकी सब देखो सब अल्फा के मल्टीपल में ही, ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 3 अल्फा, ये 2 बीटा, मतलब ये 2 अल्फा के बराबर है, ये 2 अल्फा, ये अल्फा, मतलब जितने भी एंगल होंगे 36 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो 36 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 36, 72, 108, 144। ठीक है, ध्यान से समझना, 36 का मल्टीपल मतलब 36 के गुणज। ठीक है, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 या 108, 36 चौक 144। ठीक है, अब इसको देखना कैसे करेंगे, आपको बोला ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ये दोनों एंगल तो पहले से हट गए, 36 और 72 तो पहले से हट गए, 36 और 72 तो पहले से हट गया। ठीक है, फिर आपके पास कौन से दो एंगल बचे, 108 और 104, 108 और 104। 144 क्यों नहीं हो सकता, समझो 144 यदि लोगे तो अगला कोण कितने का होगा, 36 डिग्री का होगा। अगला एंगल कितने का होगा, क्योंकि 36 के मल्टीपल में चाहिए आपको, तो एक एंगल 144 है, तो अगला एंगल कितना होगा, 36। तो ये हो गया आपका 144 और 36 कितना हो गया, 180, मतलब दो कोणों को जोड़ने पर 180 हो गया, मतलब तीसरा कोण आपका 0 डिग्री है, और 0 डिग्री हो नहीं सकता। तीसरा कोण आपका कितना है, 0 डिग्री, जो 0 डिग्री आपका हो नहीं सकता, मतलब आप 144 को भी नहीं ले सकते। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, 108। एक ही ऑप्शन क्या बचा आपके पास, 108, तो आपका आंसर क्या होगा, 108। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में एंगल देके नहीं रखे तो उसका आंसर हमेशा 36 के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, तो कभी भी ऑप्शन आपको दिखे कि 36 का मल्टीपल है तो उसको आप राइट लगा सकते हो। यदि दो 36 के मल्टीपल दिखे तो उसमें थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना कि कौन सा ऑप्शन दोनों में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ऐसा और एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए जैसे एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। ठीक है,
एक ट्रायंगल है ए बी सी, सी से डी, जिसमें आपको ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है। ए बी, ये जो ए बी है बराबर बी सी है बराबर सी डी, मतलब तीन भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। ए डी बराबर ए बी बराबर ए डी बी है। ये जो ए बी, ये ए बी बराबर ए डी बी, आपसे एंगल डी पूछा, ये वाला एंगल डी पूछा, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी एंगल दे के रखा है क्या? नहीं दे के रखा है। तो इसका मतलब इसका आंसर किसके बेस पे होगा? इसका आंसर 36 के मल्टीपल पे होगा। जब क्वेश्चन में कोई भी एंगल दे के नहीं रखे तो उसका आंसर हमेशा 36 के मल्टीपल में ही आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। बस इतना सा याद रखना, यदि परपेंडिकुलर देके रखा है तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो उस केस में आप 36 का मल्टीपल नहीं लगा पाओगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो। जैसे मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, सी डी बी, सी डी बी में सी बी बराबर सी डी है, सी बी बराबर सी डी है, मतलब ये आपको गिवन है। तो आपको पता है जब ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते? बराबर होते। इसके दो साइड बराबर होते तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते? बराबर। तो ये आपने यदि अल्फा कंसीडर करा, ये वाला एंगल भी क्या होगा? ये बी वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। ये बी वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा, ठीक है। अब आप देखो इस ट्रायंगल में दी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा। कौन से ट्रायंगल में? सी डी बी, सी डी बी में दी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ तो ये सी की वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ द टू इंटरनल एंगल। सम ऑफ द टू इंटरनल एंगल मतलब अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया? ये टू अल्फा। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया? टू अल्फा। और फिर आप ये वाला ट्रायंगल देखो, ए सी बी में, ए सी बी में सी बी बराबर ए बी है, सी बी बराबर ए बी है, मतलब सी बी के सामने वाला कोण और ए बी के सामने वाला कोण भी बराबर होगा। ए बी के सामने वाला कोण कितना है? टू अल्फा। तो सी बी के सामने वाला कोण भी कितना होगा? टू अल्फा। सी बी के सामने वाला कोण भी कितना होगा? टू अल्फा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप देखो, आपको दे के रखा है उसने ए बी बराबर ए डी, मतलब ए बी बराबर ए डी, सॉरी, हाँ ए बी बराबर ए डी, मतलब ए बी के सामने वाला कोण अल्फा और ए डी के सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। ए बी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए डी और डी बी, यहाँ पर डी बी कर लेना, सॉरी, यहाँ पर डी बी कर लेना, डी बी, डी बी बराबर आपको देके रखा है ए डी, मतलब दो, एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर, दो साइड बराबर है मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड बराबर होता है उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। तो आप देख सकते हो कि डीबी के सामने वाला कोण कितना है? टू अल्फा। तो एडी के सामने वाला कोण भी कितना होगा? टू अल्फा। ये भी कितना हो गया? टू अल्फा, ठीक है। ये कितना हो गया? टू अल्फा। अब ये टू अल्फा है, ये इतना सा अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये अल्फा हो जाएगा। ये पूरा टू अल्फा है, टू अल्फा में से यदि अल्फा गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आप किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो, किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो और अल्फा का मान निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाला मैंने ट्रायंगल ए सी बी में इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी लगाया, तो टू अल्फा प्लस टू अल्फा कितना हो गया? फोर अल्फा। और ये कितना हो गया? अल्फा, तो कितना हो गया? फाइव अल्फा। फाइव अल्फा किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। 180 फाइव का यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 36। तो देखिए आप फिर से, आपका आंसर फिर से 36 के मल्टीपल में ही आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब क्वेश्चन में कोई भी एंगल गिवन ना हो तो आपका आंसर किसके मल्टीपल में आएगा? 36 या 36 के मल्टीपल में ही आएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना एक बार कैसे करा। ये अल्फा लिया, जब ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता तो ये अल्फा हो जाएगा, तो ये अल्फा। फिर यहाँ पर मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, ये कितना हो गया? टू अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा कितना होता है? टू अल्फा। यहाँ पर डी कर लेना, ए की जगह डी आएगा, ठीक है। ए की जगह डी आएगा तो ए डी बराबर क्या हो गया? ये बी सी। ए डी बराबर डी बी, ए बी, ए डी बराबर डी बी, मतलब ए डी के सामने वाला कोण और बी डी के सामने वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। फिर आपको पता है कि ये ट्रायंगल ए सी बी में बी सी बराबर ए बी है, मतलब बी सी के सामने वाला कोण और ए बी के सामने वाला कोण बराबर होगा। ए बी के सामने वाला कोण कितना है? टू अल्फा है, तो बी सी के सामने वाला कोण भी कितना होगा? टू अल्फा, ठीक है। फिर ये टू अल्फा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? टू अल्फा। क्यों? क्योंकि आपका बी डी बराबर क्या है? ए डी, तो बी डी के सामने वाला कोण और ए डी के सामने वाला कोण बराबर होगा।
तो बीडी के सामने वाला कोण कितना है 2 अल्फा, तो एडी के सामने वाला कोण कितना होगा 2 अल्फा। ठीक है, तो ये पूरा यदि 2 अल्फा है, इसको आपने अल्फा निकाला तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये अल्फा भी होगा। ठीक है, अब आप किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी लगाकर अल्फा का मान निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्री को आगे देखते और क्या क्या इसमें पॉसिबल क्वेश्चन बनते, क्या क्या कंडीशन और बनेंगे। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।